लखनऊ में भले ही मानसून की बारिश हो रही है और उसके वजह से यहाँ के मौसम में नमी है, लेकिन कल का जो परिणाम आया है लखनऊ की सियासत में गर्मी ला दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो वरिष्ठ पत्रकार कह सकते हैं या कह सकते हैं नवलकांत सिन्हा जी हैं, मनीष मिश्रा जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, बड़े बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं और इनका एक लंबा अनुभव भी रहा है। कल का जो परिणाम आया है, कहा जा रहा है कि भाई जो कहा जा रहा था कि ग्राउंड जीरो पर कि एनडीए बनाम इंडिया का लड़ाई है, लेकिन इंडिया ने तो एनडीए को पटकनी दे दिया। तो किस लिहाज से देख रहे हैं कि आखिर चूक कहां से हुई एनडीए द्वारा? अभी आपने बरसात का जिक्र किया तो मुझको एक शेर याद आ रहा है, बीजेपी के लिए मुफीद बैठेगा कि घर टपकता है मेरा और घर में वो मेहमान है। घर टपकता है मेरा और घर में वो मेहमान है, पानी पानी हो रही है आबरू बरसात में। यानी इस समय बीजेपी के नेताओं के सामने सब बड़ा संकट ये हो गया है कि केवल हार ही नहीं हुई है, एक मजबूत हार हुई है। बीजेपी जिस लड़ाई के लिए जाने जाती है उस तरह का नहीं रहा। एक बड़े मार्जिन से बीजेपी हारी, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के सामने एक संकट खड़ा हुआ जवाब देने के लिए कि जो पार्टी जीतने के लिए जाने जाती है और लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रही है, उसमें ये हार वो किस रूप में उसको देखा जाए। पहले तो जिक्र करूंगा कि जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, घोसी विधानसभा क्षेत्र, इस विधानसभा का गठन जो है 1957 में एक अलग विधानसभा बनी और वहां पे पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की थी। और इस लिहाज से देखें तो वहां पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कई बार चुनाव जीत चुकी है और कांग्रेस जिसने लंबे समय तक शासन किया, उस शासन रहने के दौरान भी केवल 2 बार कांग्रेस वहां से जीती। आप ये कह सकते हैं कि वहां के लोग एक अलग मूड में रहते हैं। जो देश की दुनिया की लखनऊ की हवा बहती है, उस हवा से अलग वो स्थानीय नेताओं को, स्थानीय तरीकों को तरजीह देते हैं। मुझको लगता है कि ये जो हार है, आपका स्वाभाविक सा सवाल होगा कि ये हार किसकी है? ये बीजेपी की हार है या ये एनडीए की हार है या ये ओम प्रकाश राजभर की हार है या ये प्रत्याशी की हार है? तो मुझको नजर आ रहा है हार तो सबकी है, लेकिन जो सबसे बड़ी हार नजर आ रही है वो दारा सिंह चौहान की नजर आ रही है। मुझको लगता है कि लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि हमने जिस व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से जिता के भेजा था वो बीच मझधार में और स्वार्थ में या मंत्री बनने के लालच में पहले तो वो सपा में आ गया कि वो सपा की सरकार बनने जा रही है और फिर उनको लगा कि नहीं, सपा की सरकार नहीं बन रही है और बीजेपी की सरकार बन गई तो अब फायदा यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे चले आए। तो जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ी हार दारा सिंह चौहान की है और जिस तरह से हराया है वहाँ के लोगों ने, वो दर्शाता है कि ये क्लियर मैसेज है कि इस तरह की पॉलिटिक्स हम पसंद नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हो गई है ओम प्रकाश राजभर के सामने। ओम प्रकाश राजभर लगातार ये दावा करते थे कि जिधर हम खड़े होते हैं उधर हमारा वोटर खड़ा होता है और पिछले चुनाव उनको ट्रोल भी किया जा रहा है पियर का चाचा कह के, और कहा जा रहा है कि अब तो मंत्री बनने से रहे। देखिए, मंत्री बनना ना बनना, बीजेपी बहुत कैलकुलेटिव पार्टी है, तो मंत्री तो जाहिर से एक वोट बैंक है ओम प्रकाश राजभर का। एक सीट हारने जीतने से बहुत कुछ होता नहीं है। आप अगर इस तरह से लीजिए कि रायबरेली में कांग्रेस जीती है तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बयार है, तो ऐसा नहीं है। तो केवल एक सीट पे हारने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो ये मैसेज देते थे कि हमारा वोटर हमारे संग खड़ा हुआ, जहां हम जाएंगे वो वहां खड़ा रहेगा, वहां पे वोटरों ने बता दिया कि भैया हम किसी की बकौती नहीं है, हमको जहां मूड होगा वहां जाएंगे। मनीष जी, अखिलेश यादव का नारा है पीडीए का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम पिछड़ी दल के नेता थे, चाहे हम अनुप्रिया पटेल की बात करें, संजय निषाद की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की बात करें, लेकिन सारे समीकरण अखिलेश यादव ने ध्वस्त कर दिए। उनके पास कोई ऐसा पिछड़ा का चेहरा नहीं था। जैसे मैंने नामों की काउंटिंग किया, अनुप्रिया पटेल, सबकी एक अपनी राजनीतिक हैसियत है, सबकी अपनी राजनीतिक जमीन है। क्या माना जाए इस चुनाव को? अगर माना जाए लिटमस टेस्ट, तो 2024 में लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिहाज से इस परिणाम का क्या असर होगा? देखिए, जो आपने कहा लिटमस टेस्ट, निश्चित रूप से ये इंडिया के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये लिटमस टेस्ट था जिसमें पूरी तरीके से पास हुए हैं। जो अखिलेश यादव का पीडीए का फार्मूला था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का, उसमें वो निश्चित रूप से इस बार बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज करके दिखाया है।
22 का अगर हम इलेक्शन देखें तो यही दारा सिंह चौहान 2022 में सिर्फ 22,000 वोटों से जीत करके विधायक बने थे। उनके हटने के बाद, उनके इस्तीफा देने के बाद सीट खाली हुई तो भाजपा ने कहा तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना, तुम ही ने चुनाव कराया, तुम ही जीत करके आओ, क्योंकि वो पार्टी बदल करके भाजपा में शामिल हो गए थे। तो जो 22,000 से विधायक जीता था, समाजवादी पार्टी से जीता था, ये सीट तो समाजवादी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी के खाते में ही रही। फायदा अखिलेश को हुआ है, शिवपाल को हुआ है, इंडिया गठबंधन को हुआ है, और नुकसान योगी मोदी की इसको हार कह सकते हैं आप, ओम प्रकाश राजभर की हार कह सकते हैं आप, एनडीए की हार कह सकते हैं आप, और जैसा अभी नवल भाई बता रहे थे कि वो दारा सिंह चौहान की तो निश्चित रूप से हार है ही है। जो फार्मूला पीडीए का अभी तक मुस्लिम कैंडिडेट देने से भाजपा हमेशा बचती रही थी। 2023 से इन्होंने पसंदीदा मुसलमानों को फोकस करना शुरू किया। निकाय चुनाव में करीब 395 के आसपास इन्होंने टिकट भी दिए मुसलमानों को, उसमें 15% ये स्ट्राइक रेट जीत का रहा इनका। तो इनकी कोशिश थी कि शायद इसका हमको परिणाम घोसी उपचुनाव में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहां पे जो वोटर नाराज था कि आप वोट लेकर के, हमारा वोट लेकर के आप जीतते हैं, आप दल बदल करके, हम एक विचारधारा के कैंडिडेट को जिताना चाह रहे हैं या उस पार्टी को हम जिताना चाह रहे हैं, आप जा करके दल बदल कर ले रहे हैं। तो जनता इस बात से नाराज थी। इनको जो वोट मिला है भाजपा का कोर वोट था, जो करीब 42,760 वोटों से 59 वोटों से जीत हार हुई है। तो जो इनकी ये जीत हार है, इसके बावजूद 80,000 से ऊपर के वोट पाए हैं दारा सिंह चौहान। तो ये जो दारा सिंह पाए हैं वोट, ये भाजपा का कोर वोट है। इतनी नाराजगी के बावजूद वो उससे विचलित नहीं हुआ, ये भाजपा के साथ रहा। लेकिन सपा का जो था, मायावती का जैसे इनका जो, लेकिन मायावती के चुनाव लड़ने से राजनीतिक विश्लेषक काफी लोग चर्चा करते थे कि बसपा जो 2022 का चुनाव हुआ था, जहां बसपा ने मायावती से चुनाव नहीं लड़ा, वहां बीजेपी के पक्ष में परिणाम आए थे। तमाम ऐसे एग्जाम्पल भी है। मायावती चुनाव नहीं लड़ी, वो घर बैठ के उन्होंने एक फरमान जारी किया अपने कैडरों के लिए कि तो आप नोटा दबाइए या वोट देने मत जाइए। लेकिन वहां के लोग मान रहे कि सीधे सीधे फायदा समाजवादी पार्टी के हुआ। और बसपा के एक नेता है अरुण राजभर, वो कह रहे कि अगर मायावती जी चुनाव लड़ाई रहती तो हम लोग चुनाव जीत गए रहते। देखिए, मायावती को लगातार आप 2007 से देखो तो यहीं से फागू चौहान जीते थे 2007 में बसपा के टिकट से, घोसी से। जो 17 में आते आते वो भाजपा में आ गए, भाजपा में जीते, दारा सिंह को उन्होंने हराया था। लेकिन इनका वोट प्रतिशत बसपा का लगातार कम होता गया है। 2022 में, 2019 में, 2017 में 80,000 का मार्जिन वोट मिले थे। 2019 के उपचुनाव में 50,000 54,000 पे रह गई। 22 आते आते 50,000 का मार्जिन रह गया। अब अगर हम नोटा की, इन्होंने तो अपने कैंडिडेट लड़ाए नहीं, गठबंधन को समर्थन किया नहीं, एनडीए से दूरी बना के रखी, उसके बावजूद इन्होंने नोटा की अपील की। नोटा को वोट कितना मिला? 1725 वोट। तो ये हैसियत मायावती की है, उनको देख लेना चाहिए कि आपकी अपील का ये असर हो रहा है। दलित, पिछड़ा, अब जैसे वहां पे आप अगर जातियों के हिसाब से वोटरों का आकलन करें, सबसे ज्यादा वोट वहां पे दलित है। सबसे ज्यादा अगर वोट मिलना चाहिए तो मायावती के कैंडिडेट को मिलना चाहिए अगर वो लड़ती। 62,000 वोट, जहां तक मेरी जानकारी है, 62,000 दलित हैं, 60,000 मुसलमान हैं, 48,000 शायद निषाद वोट हैं, 30-32,000 या 40,000 के आसपास यादव वोट हैं। निषाद कम है शायद 16,000 और यादव राजपूत 15,000। लेकिन हम नवल सर से एक सवाल ले लेते हैं। मनीष सर ने बताया कि मायावती की हैसियत दी गई क्योंकि चूंकि उनका फरमान आया था, जिसे कि हमेशा से फरमान देती रही है 1750 वोट। तो क्या माना जाएगा कि उनका जो मूल कैडर है 1785 है? देखिए, मायावती इसमें एक सेफ गेम खेला कि उन्होंने पैसे ही नहीं उतारा और ना किसी का समर्थन किया। तो जाहिर सी बात है कि मायावती को हम उतना नहीं कह सकते हैं कि मायावती की छवि को नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि जो नोटा दें या वोट ना दें, तो बड़ी संख्या में लोगों ने वोट भी नहीं दिया है, तो उसको ये कह सकते हैं हमारा वोटर निकला ही नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले आप 2-3 चुनाव देख लीजिए, उसमें पिछले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को देख लीजिए, तो जहां जहां बीएसपी का कैंडिडेट नहीं
होता था। जब सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे तो सपा का वोट ट्रांसफर हुआ था बीएसपी को, तभी वो 0 से 10 सीटों पे लोकसभा में पहुंची थी, लेकिन सपा को कोई भी फायदा नहीं हुआ था। ये दर्शाता है कि वो जो वोटर था वो चला गया बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी को वोट दिया, और बीजेपी को जो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को इतनी सीटों का नुकसान नहीं हुआ। तो ये चेतावनी बीजेपी के लिए ज्यादा है कि जहां पे बीएसपी का कैंडिडेट नहीं है वहां पे 100% वोट उनके पक्ष में शिफ्ट नहीं हो रहा है। कम से कम घोसी का चुनाव तो यही बताता है कि वो वोटर जो निकल के गया उसने सपा को वोट किया बजाय बीजेपी को वोट देने के लिए। तो मुझे लगता है बीजेपी को इस बारे में बहुत गंभीर चिंतन करना पड़ेगा। और जो जाति की राजनीति करते हैं उसी स्कूल से निकले हैं जहां से मायावती निकली है, काशीराम के शिष्य वो भी थी शिष्या, और ओम प्रकाश राजभर भी उन्हीं के शिष्य थे। और इन लोग ने एक जो बीएसपी ने प्रयोग किया था उसी में एसबीबीएस उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की और ये कहा कि नहीं हमारा वोटर है जहां हम कहेंगे वहां जाएगा। तो बीएसपी के लिए और सुभाषपा दोनों के लिए चेतावनी है, और साथ ही बीजेपी को भी चेतावनी है कि एकदम सिस्टमैटिक चुनाव नहीं हुआ तो केवल जाति की गुणागणित से और गठबंधन के जो पेच हैं उसके जरिए सीटें निकलना बहुत आसान नहीं होगा। तो मुझको लगता है कि ये एक मौका मिल गया है, बल्कि हम कहेंगे कि बीजेपी के लिए फायदेमंद है इस लिहाज से कि उसको ये आकलन करने का समय मिल गया है कि आने वाले समय में यूपी की 80 सीटों में जब चुनाव होगा और खासतौर से जो पूर्वांचल का चुनाव होगा तो वहां पे उसको किस रणनीति पे काम करना है। राष्ट्रीय परिदृश्य से देखें तो अखिलेश यादव को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। देखिए आप इस तरह समझिए ना कि इस पूरे चुनाव को देखिए तो 7 सीटों पे विधानसभा सीटों पे उपचुनाव था और उसमें 4 में इंडिया गठबंधन जीता है। कल राहुल गांधी भी बड़ा जोश में थे, उन्होंने पीसी किया और जो आप बात कह रहे हैं उन्होंने कहा कि भाई आप तो मूल्यांकन करें। हाँ निश्चित रूप से भाई 7 सीटों में चुनाव था और 4 पे वो जीत रही है तो जीत तो आप विपक्ष की ही जीत मानेंगे ना। और ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्रदेश जो 80 सीटों वाला इलाका है और जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं जीती तो देश में वो सरकार बनाना उनके लिए बेहद कठिन होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ का जो रिजल्ट है जाहिर सी बात है जो इंडिया गठबंधन है उसको उत्साहित करने वाला है, साथ ही जो सबसे ज्यादा उत्साह बढ़ाने वाला है वो अखिलेश यादव को। मनीष जी, एक अखिलेश यादव का जोश का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, उन्होंने एक अपने समर्थक का रिट्वीट किया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि बुलडोजर को साइकिल खींच रही है। माने अब ये क्या संभव है क्या कि साइकिल बुलडोजर को लेके जा रही है? देखिए वहां पे इस चुनाव की कन्वेंशन के दौरान आप अगर देखें योगी जी वहां पे गए थे, सीएम रहते उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया उसमें उन्होंने अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को हम कहें कि उन्होंने दलित विरोधी साबित करने की कोशिश की। उन्होंने पूरी तरीके से उनको घेरने की कोशिश की कि गेस्ट हाउस कांड उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान याद दिलाया कि ये वही वह पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस कांड कराया था। तो वो दलित वोटों पे फोकस करना चाह रहे थे, ना दलित उनके फेवर में आया ना और जो जातियां हैं राजभर जो बड़े बड़े नाई कुमार कोरी निषाद सबका वो दावा करते हैं 10 जातियों उपजातियां गिना करके वो कहते हैं कि हम सबके जो है शिरोमणि हैं, हमको सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है, हमारा इतना जनाधार है। सबको औकात मालूम पड़ गई इस चुनाव में। अखिलेश यादव निश्चित रूप से उनका जो पीडीए वाला फार्मूला है वो काम किया है, उसकी वजह से वो उनको ये जीत मिली है, बड़े मार्जिन से जीत मिली हुई है। भाजपा को इससे सबक लेना चाहिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको इस पे विचार करना चाहिए। आप कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे, आप कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके बाहरी कैंडिडेट को पार्टी में ला करके आप उनको टिकट देंगे। जब जब कार्यकर्ताओं की जिस भी पार्टी में निरादर होगा उस पार्टी को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। नवल कांत जी, हम देख रहे हैं कि लगातार ओम प्रकाश राजभर को टारगेट किया जा रहा है। भाई संजय निषाद भी पार्ट रहे हैं एनडीए के, अनुप्रिया पटेल रही है, लेकिन सुबह से सोशल मीडिया पर कट से चल रहा था और लोग कह रहे हैं कि पियरका चाचा आप कहाँ चले गए। पियरका चूंकि वो पीला कलर का वो उनका पोशाक होता है, तो आखिर क्या कारण है कि उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के समर्थकों द्वारा? भैया फिल्म का जो हीरो रहेगा फिल्म फ्लॉप होगी, सबसे बड़ा क्रेडिट तो उसी के हिस्से में जाएगा ना। अगर सलमान खान की फिल्म या अमिताभ बच्चन की फिल्म फ्लॉप होती है या सनी देओल की हिट होती है तो क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है कि जिसकी वजह से हिट हुई, जिसकी वजह से फ्लॉप हुई। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़े हीरो बन के घूम रहे थे, जैसा कि मनीष जी ने बताया कि वो तमाम जातियां गिना देते थे कि भैया उनके तो बादशाह हम हैं, जिधर वो कह देंगे कारवां उधर मुड़ जाएगा। वो कारवां मुड़ा नहीं, जाहिर सी बात है वो कारवां उल्टा इनके ऊपर चढ़ गया है। तो सबसे बड़ा लॉस किसी
किसी का बड़े पैमाने पर किसी व्यक्ति के पोजीशन का, हैसियत का, राजनीतिक रसूख का लॉस हुआ है वो ओम प्रकाश राजभर है। केवल पूर्वांचल के क्षेत्र में पकड़ के बावजूद पूरे देश के आप राष्ट्रीय चैनल के लोग हैं, तमाम लोग पियर का चाचा सवाल पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस परिदृश्य की वजह से ही है कि एक आदमी है जिसके पास तमाम जातियों का, पिछड़ी जातियों का वोट है, लेकिन वो वोट वहां पे गया नहीं उनके संग। तो बड़ा संकट उनके सामने, ओम प्रकाश राजभर के सामने हो गया है। और साथ ही ये संकट हो गया कि अब बीजेपी उनको कुछ भी दे देगी तो वो उन पे एहसान करेगी, उनको मंत्री भी बना देगी तो एहसान करेगी। और जाहिर सी बात है बीजेपी की जो रणनीति है उसमें वो छोटे दलों को महत्व देते हैं। तो मुझको लगता नहीं है कि इनका रसूख कम होने जा रहा है बीजेपी के लिहाज से, लेकिन उनका जो मॉरल है वो बहुत गिरा होगा, थका होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ घोसी चुनाव पे ये दोनों वरिष्ठ पत्रकार थे। उन्होंने साफ कहा कि ये जो चुनाव का परिणाम आया, जाहिर सी बात है कि इसमें पीडीए का कद बढ़ा, अखिलेश यादव का कद बढ़ा। जब हमने इनसे सवाल पूछा कि आखिर क्या कारण है कि लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थकों द्वारा केवल ओम प्रकाश राजभर मतलब पियर का चाचा को टारगेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पिक्चर का जो हीरो होता है उसी को टारगेट किया जाता है तब जब पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। सहयोगी शैलेंद्र के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।